तो 2024 का जनादेश लगातार इस पर नजर के न्यूज की बनी हुई है और रुझान लगातार सामने आ रहे हैं। कुछ सीटों पर देखा जाए तो इंडिया गठबंधन आगे चल रहा है, बढ़त बनाए हुए है, तो कुछ जगहों पर भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो आगे चल रहे हैं और लगातार इन रुझानों पर अपडेट सामने आ रहा है। और अपडेट के साथ अगर इन रुझानों और आंकड़ों के आधार पर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी जो है जीत का यानी कि 400 का जो आंकड़ा है वो तो फिलहाल पार करती हुई नजर नहीं आ रही है, क्योंकि 300 पर ही सिमटती अभी 300 तक भी नहीं पहुंची है। लेकिन ये जरूर एक आकलन किया जा रहा है और इस आकलन को भी पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता है कि 300 प्लस का ये आंकड़ा होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में बीजेपी 34 और कांग्रेस 60, आप समाजवादी पार्टी को 37 देख पा रहे हैं। तो अच्छी खासी जो मेहनत है इंडिया गठबंधन ने इस बार की है और उसी का नतीजा है शायद वो तमाम मुद्दे जो विपक्षी अलायंस की तरफ से उठाए गए। हमारे साथ बीपी सिंह जुड़े हुए हैं। फिलहाल स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आपका रुख करेंगे इन आंकड़ों पर। अगर गौर फरमाएं तो फिलहाल ये आंकड़े क्या कुछ बयां कर रहे हैं, क्या वजह देख पा रहे हैं, कौन सा फैक्टर कितना काम किया जिस आधार पर ये रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं? देखिए, ये जो चुनाव हुआ ना, ये चुनाव संविधान और आरक्षण को लेकर हुआ। ये इंडिया गठबंधन ने, हम लोग लगातार चर्चा कर रहे थे के न्यूज पर जी, ये जो इंडिया गठबंधन है इसने जनता तक ये बात पहुंचा दी कि संविधान खतरे में है और आरक्षण, नौजवानों का रोजगार और जिस तरह का जातीय घेराबंदी इन अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने किया उत्तर प्रदेश में, उससे इन लोगों को राहत मिलती हुई नजर आ रही है। आप आंकड़े लगातार देख रहे हैं कि पूर्वांचल में, खासकर पश्चिम उत्तर प्रदेश के बाद जब जैसे जैसे चुनाव ये 5वें, 6वें और 7वें चरण की ओर आया है, इनकी मुश्किलें बढ़ती गई। बिल्कुल। और भाजपा 400 पार का नारा दे रही थी, इंडिया और एनडीए गठबंधन लगातार कह रहा था हम 400 पार जाएंगे। वो तो दावे के आसपास नहीं आए, 400 के आसपास तो एक बार भी बढ़त नहीं बना पाए, 300 का आंकड़ा भी नहीं छू पाए। और आप देखिए कि जो पूर्वांचल है, जो इनके सहयोगी दल थे, वो तीनों आदमी पीछे चल रहे हैं लगातार। मिर्जापुर में अनुप्रिया पटेल जो केंद्रीय मंत्री हैं, वो एक बार अभी 100 वोट से आगे बढ़ पाई हैं, लगातार वो पीछे चल रही हैं। ओम प्रकाश राजभर का बेटा वो भी लगातार पीछे चल रहा है। डॉक्टर संजय निषाद का बेटा घोसी में, संत कबीर नगर में, वो भी लगातार पीछे चल रहा है। सुल्तानपुर में जिस तरह से वरुण गांधी आए थे अपनी मां के प्रचार के लिए, बिल्कुल, वरुण गांधी ये कहने आए थे, इमोशनल अपील करने आए थे कि नहीं, मेरी माँ लड़ रही है, मैं माँ का बेटा हूँ, माँ के चरणों में स्वर्ग होता है। वो सारी मार्मिक अपील उनकी धरी की धरी रह गई। मेनका गांधी पीछे चल रही है जी, मेनका गांधी भी बहुत पीछे चल रही लगातार। वरुण ने अगर भारतीय जनता पार्टी से त्यागपत्र दे दिया होता तो शायद कुछ गुल खिला सकते थे वो। देखिए, वरुण की जो सीट है पीलीभीत, वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बहुत आगे है। वहां जितिन प्रसाद जो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर है वो लड़ रहे हैं। वहीं बरेली में समाजवादी पार्टी आगे है। तो वरुण का अपना कोई जादू नहीं चल पाया आप इस इलेक्शन में। और मैं आपको एक बात कहता हूं कि अगर अखिलेश जी और राहुल गांधी जी ने इस बार चंद्रशेखर रावण को अपने साथ ले लिया होता तो हर सीट पर कहीं ना कहीं 10,000 वोट का मार्जिन उनको मिल रहा होता। चंद्रशेखर रावण अकेले जीत की तरफ बढ़ रहे हैं, 80-82 हजार वोट से वो आगे बढ़ रहे हैं अभी। स्वामी प्रसाद मौर्य जाकर बहुत कुछ कर नहीं पाए अकेले। स्वामी प्रसाद मौर्य 5वें नंबर की लड़ाई, 5वें नंबर की लड़ाई उसी नगर में लड़ रहे हैं। तो इंडिया गठबंधन लगातार ये देख रही थी और पल्लवी पटेल शायद अब पछता रही होंगी ओवैसी के साथ जाकर। बिल्कुल। अगर वो अभी भी बनी होती इंडिया अलायंस के साथ और अखिलेश यादव के साथ, एक सीट पर वो समझौता कर लेती। जैसा कि मुझे खबर थी कि अखिलेश यादव ने कहा था कि मिर्जापुर में आप इलेक्शन लड़िए। पल्लवी पटेल से, अपनी बहन से कहा था कि आप इलेक्शन लड़िए मिर्जापुर में अपनी बहन के सामने। तो अगर वो इलेक्शन लड़ रही होती तो शायद अब तक वहां का परिणाम कुछ और बदल गया होता। लेकिन पल्लवी के लिए पछताने का, पल्लवी पटेल जैसे और जो छोटे छोटे लोग थे, इनके लिए पछताने का इलेक्शन हो गया। सवाल ये नहीं कि इंडिया गठबंधन सरकार बनाने की पोजीशन में पहुंचेगा या इंडिया अलायंस। बिल्कुल, सवाल ये कि विपक्ष बड़ी तेजी के साथ मजबूत होगा।
इंडिया अलायंस सरकार बनाएगा नो तो भी। डाउट, इसमें तो कोई दो राय नजर नहीं आ रही है। फिलहाल देखा जाए तो 2019 के जो एग्जिट पोल सामने आए थे तो काफी हद तक वो सटीक बैठे थे, लेकिन इस बार अभी पुख्ता तौर पर तो कहना सही नहीं है। लेकिन हाँ, जो रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं उसके आधार पर जरूर ये कहा जा सकता है कि जो विपक्षी अलायंस है उसको मजबूती मिली है। अरुण जी हमारे साथ भी जुड़े हुए हैं लगातार, राजनीति का विश्लेषक अरुण जी। फिलहाल जैसे कि आंकड़े आ रहे हैं, रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं, मध्य प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल की जो स्थितियां हैं लगातार वो आप देख पा रहे हैं, जिसको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। अब 2027 की रूपरेखा ये मान लीजिए कि काफी हद तक तय हो चुकी है। अब जो भारतीय जनता पार्टी की वो तमाम दिग्गज नेता, कार्यकर्ता, सांसदों को अब सिर्फ पार्लियामेंट तक ही सीमित नहीं रहना है कि वहां पर उस जमीनी हकीकत पर बात करें, बल्कि उन्हें अब धरातल पर उतरना होगा। क्या लगता है सर? ऑडियो आ रही? जी जी सुन पा रहे हैं, कंटिन्यू। हेलो, आपको आवाज मिल पा रही है अरुण जी? मुझे आवाज मिल रही है जी, सुन पा रहे हैं आपको? मैं सुन पा रहा हूँ आपको आ रही है? आपसे ही मेरा सवाल है। हेलो, सबसे लंबे समय तक विपक्ष में रहे, सबसे ज्यादा चुनाव हारे हैं। चलिए फिलहाल दोबारा से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो रहा है। हमारे साथ लगातार मेहमान जुड़े हुए हैं और इलाहाबाद सीट पर कांग्रेस के उज्जवल रमन जो हैं वो आगे चल रहे हैं। फिलहाल सुल्तानपुर से राम भुआल जो हैं वो आगे चल रहे हैं। कांग्रेस के उज्जवल रमन ने अच्छी खासी स्थिति बना रखी है। रायबरेली से राहुल गांधी करीब 2 लाख वोटों से आगे चल रहे हैं। अमरोहा से जो डेनिस अली हैं कांग्रेस के प्रत्याशी, वो फिलहाल बढ़त बनाए हुए हैं। सीतापुर से कांग्रेस के राजेश राठौल हैं, वो फिलहाल आगे बढ़त बनाए हुए हैं। कानपुर से कांग्रेस प्रत्याशी करीब 3000 कुछ वोटों से आगे चल रहे हैं। तो जो आंकड़े और रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं उस पर लगातार के न्यूज़ की नज़र है और उन रुझानों के आधार पर अगर बातचीत की जाए या तमाम वो हॉट सीटों को लेकर चिंतन और मंथन किया जाए, जो तमाम कोशिशें की गई, तो जाहिर सी बात है अब जो आंकड़े हैं वो ये बता रहे हैं कि अब नेताओं को सिर्फ मंचों तक सीमित नहीं रहना है। तो जाहिर सी बात है अब धरातल पर जाकर उन्हें जनता के दिल तक पहुंचना होगा अपने काम के जरिए। अंकुर राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अंकुर जी का रुख करेंगे। अंकुर जी, फिलहाल आपको आवाज मिल पा रही है? अंकुर जी, आप सुन पा रहे हैं? अनम्यूट कर लीजिएगा। चलिए दोबारा से संपर्क करने की कोशिश करते हैं। तकनीकी खामी के चलते संपर्क फिलहाल नहीं हो पा रहा है। आदित्य यादव जो हैं वो बदायूं से 20,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। फतेहपुर से नरेश उत्तम भी आगे चल रहे हैं। नायडू की टीडीपी फिलहाल 16 सीटों पर आगे है और ये जो आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं, पीएम मोदी ने चंद्रबाबू नायडू को यहां से चुनावी मैदान में उतारा और नायडू की टीडीपी जो है 16 सीटों पर आगे है, यानी कि बढ़त बनाए हुए है। तो सूत्रों के हवाले से ये अहम खबर सामने आ रही है। तो एक बार फिर से न्यूज़ रूम का रुख कर लेते हैं और हमारी सहयोगी यशी शुक्ला लगातार जुड़ी हुई हैं और जिन आंकड़ों को लेकर हम बात कर रहे हैं यशी, क्योंकि चाहे अमेठी हो, रायबरेली हो या फिर घोसी लोकसभा सीट हो, उत्तर प्रदेशों की जो 80 लोकसभा सीटें हैं या बिहार की स्थिति पर भी एक नज़र डालें, जो स्थितियां वहां की बनती हुई नज़र आ रही हैं, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को अगर बिहार में मजबूती मिली है तो वो नीतीश कुमार की वजह से मिली है, वरना स्थिति कुछ उलट ही होती वहां पर। बिल्कुल, जिस तरीके से कल एक खबर आई थी सोनी जी, अगर आपने ध्यान दिया हो, और ये कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार जी से बात की जा रही है कि उनको कोई मंत्रालय दिया जाए और बिहार का मुख्यमंत्री बदलने की कोशिश की जाए। लेकिन जिस तरीके से रुझान आ रहे हैं या जो आंकड़े आ रहे हैं उसके बाद मुझे नहीं लगता कि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री पद छोड़ेंगे।
और बिहार की राजनीति जो है वो काफ़ी अलग है। अभी तक जिस तरीके से हम देख रहे थे कि अलग अलग दलों ने काफ़ी बढ़त बनाई थी, लेकिन बीजेपी भी एक मजबूत स्थिति में जो है वो नज़र आ रही है। यूपी के हाल बहुत ज़्यादा खराब है सोनी जी। मैं आपको बता दूं, यूपी में कहीं ना कहीं मुझे लगता है आधे से भी ज़्यादा सीटें अगर बीजेपी के खाते में आती हैं तो ये बहुत बड़ी बात होगी। साथ ही साथ अगर हम बात करें, पहले भी हम अपडेट दे चुके हैं दर्शकों को कि अमेठी से स्मृति ईरानी 50,000 वोटों से हारती हुई नजर आ रही हैं। और अगर हम रायबरेली की बात करें तो राहुल गांधी एक बड़े अंतर के साथ जीतते हुए नजर आ रहे हैं। ये हॉट सीटें हैं। और यहाँ पर रायबरेली की बात करें तो वो कहीं ना कहीं राहुल गांधी के खाते में पहले से ही थी, क्योंकि वो गांधी परिवार का गढ़ माना जाता है। और जिस तरीके से सोनिया गांधी की विरासत अब राहुल गांधी के हाथ में आई, तो वहां से भी वो जीत की ओर अग्रसर नजर आ रहे हैं। और उत्तराखंड की बात करें तो वहां पर आंकड़ा जो है वो बदलता हुआ समय समय पर नजर आ रहा है। हालांकि वहां पर 5 लोकसभा सीटें हैं, उसमें से एक कहीं ना कहीं कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही थी। लेकिन फिलहाल की अगर हम बात करें तो पांचों की पांचों सीटें उत्तराखंड के खाते, माफ कीजिएगा, बीजेपी के खाते में नजर आ रही हैं। और वहां पर हालांकि आपको बता दें कि वहां की जो स्ट्रैटेजी थी, वहां पर जो जिस तरीके से विपक्ष काम कर रहा था, ये कहीं ना कहीं माना जा रहा था कि पिछली बार भी क्योंकि बीजेपी ने 5 सीटें जीती थी और इस बार ये माना जा रहा था कि कांग्रेस के खाते में 1 सीट आ सकती है। लेकिन अभी जो रुझान है उसके हिसाब से उत्तराखंड जो है, उत्तराखंड में बीजेपी 5 सीटों पर आगे जाती हुई नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल में अपडेट हम दे चुके हैं आपको कि टीएमसी में आगे चल रही है और ममता बनर्जी जिस तरीके से जश्न मनाती हुई नजर आ रही है, उनके कार्यकर्ता जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ बैठक की भी बात आपने दर्शकों को बताई। तो ये ओवरऑल स्थिति जो है वो नजर आ रही है। फिलहाल एनडीए जो है वो 297 पर है। इंडिया गठबंधन की बात करें तो वो 226, अदर्स 20 जो लगातार टैली में चल रहा है। आप भी देख रही, दर्शक भी लगातार देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम जो लगातार बात कर रहे हैं कि भाजपा कहीं ना कहीं मंथन करने की ज़रूरत है, भाजपा को इस पर अब कहीं ना कहीं और काम करने की ज़रूरत है। और बेरोजगारी और महंगाई जो एक बड़ा मुद्दा इस चुनाव में नजर आ रहा है, उस पर काम करने की जरूरत है। बिल्कुल, अगर घर से बाहर जनता निकली, बूथ स्थल तक पहुंची, तो काफी हद तक यही मुद्दे रहे जिनके आधार पर जनता वहां तक पहुंची। और कई जगहों से वो तस्वीरें भी सामने आई जब चुनाव का बहिष्कार किया गया, क्योंकि लगातार उन खबरों को भी के न्यूज ने दिखाया, अपने दर्शकों तक वो तस्वीरें भी पहुंचाई जहां पर वो तमाम दावे और वादे किए गए आम जनता से कि भाई सड़क और बिजली और पानी, ये मूलभूत सुविधाएं होती हैं जिनको लेकर वादा किया जाता है। अनुराग ठाकुर क्या कुछ कह रहे हैं, एक बार सुनते हैं। अभी तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी एनडीए 300 सीटें पार करके केंद्र में अपनी सरकार बनाएगी। एक बार फिर मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ेगा और मुझे पूर्ण विश्वास है दुनिया को जो आस भारत से है, वो भारत के लोगों को फिर एक बार मोदी जी के नेतृत्व में सरकार मिलेगी। विपक्ष अभी भी आंकड़े से बहुत दूर है और भारतीय जनता पार्टी उस आंकड़े से आगे है। एनडीए गठबंधन ये शानदार प्रदर्शन किया है। तीसरी बार लगातार सरकार बनाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन वो भी संभव हुआ तो मोदी जी के नेतृत्व। मुश्किल तो रहा, लेकिन अनुराग ठाकुर ने जिस तरीके से कहा, हमीरपुर सीट से अनुराग ठाकुर बढ़त बनाए हुए हैं और जीत हासिल करते हुए नजर आ रहे हैं और जीत का दावा भी करते हुए नजर आए कि जाहिर सी बात है एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सरकार बनेगी। जीत का दावा, लेकिन जीत के साथ साथ ये मंथन भी और ये सोचने पर भी मजबूर कर रहे हैं ये आंकड़े कि आखिर चूक हुई तो हुई कहां। क्योंकि दिल्ली की अगर 7 लोकसभा सीटों का जिक्र किया जाए, दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों में देखा गया कि किस तरीके से, उससे पहले उधम सिंह नगर से अजय भट्ट प्रत्याशी हैं। 5 की 5 जो सीटें हैं फिलहाल बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं। उन्हें अवसर मिला है, वो अच्छी बात है, ईश्वर की कृपा है और जनता का स्नेह है, मोदी जी के प्रति लोगों का समर्पण है, मोदी जी पर अटूट विश्वास है। ये सब चीजें दिखाई दे रही हैं और जनता की सेवा करने के लिए जो उन्हें अवसर मिला है।
तो अजय भट्ट को आप सुन पा रहे थे। जनता ने एक बार फिर से मौका दिया है सेवा करने का और वह तमाम अहम बातों का जिक्र करते हुए नजर आए, क्योंकि एक बार फिर से मोदी सरकार का दावा, क्योंकि जो रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं, यानी कि आंकड़े जो निकलकर सामने आ रहे हैं। यशी, आपका रुख करेंगे क्योंकि इस बार जो प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही हैं, यशी, देखा जाए चाहे केंद्रीय मंत्री की प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही हों या फिर अनुराग ठाकुर को भी आपने सुना, इसके साथ साथ जीत का तो दावा, लेकिन जीत के साथ साथ चूक कहां पर हुई, कहां पर कमी रह गई, कहां पर मंथन करने की जरूरत है, ये सोचने पर भी ये रुझान जो है मजबूर करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों का जिक्र किया जाए, वो तमाम कोशिशें यानी कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की तरफ से भी की गई, जब वो अंतरिम जमानत पर बाहर आते हैं और साउथ दिल्ली में किस तरीके से वो प्रचार प्रसार करते हैं अपने प्रत्याशी के समर्थन में, और वो लगातार इस बात का जिक्र करते हैं कि ये लोकतंत्र बचाने का चुनाव है, ये संविधान बचाने का चुनाव है, लेकिन ये फैक्टर दिल्ली में काम करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। वो बात अलग है कि 3 सीटों पर फिलहाल आम आदमी पार्टी जो है वो आगे बढ़त बनाए हुए है। सोनी, अपना सवाल दोबारा पूछ सकती हैं आप? यशी, आपको आवाज मिल पा रही है? जी जी जी, अपना सवाल दोहराएं। फिलहाल दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों का अगर जिक्र किया जाए, तमाम कोशिशें की गई आम आदमी पार्टी की तरफ से अंतरिम जमानत के बाद, जब चुनावी प्रचार प्रसार में पूरी तरीके से एक धार देने की कोशिश करते हैं दिल्ली के सीएम और तमाम अहम बातों का जिक्र करते हैं कि भाई संविधान बचाने की लड़ाई है, लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है और इसमें जनता का जनाधार चाहिए, जन समर्थन चाहिए, तो ये फैक्टर जो है दिल्ली में ज्यादा काम करता हुआ नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी जब वापस अपने आप को सरेंडर कर रहे थे, तब उन्होंने एक जनता को संबोधित किया और उन्होंने कहा कि मैं जेल जा रहा हूं, अगर आप इंडिया गठबंधन की सरकार बनाते हैं तो मैं जेल जाने से बच जाऊंगा। और कहीं ना कहीं एक सिंपैथी कार्ड जो है अरविंद केजरीवाल जी खेलते हुए नजर आए थे। और कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता ने जिस तरीके से एक हमेशा हमने दिल्ली में देखा है कि उनका एक माइंडसेट है, विधानसभा में वो अरविंद केजरीवाल को देखना चाहते हैं, लेकिन अगर हम केंद्र की बात करें तो वो केंद्र में हमेशा बीजेपी को चाहते हैं। इस तरीके की स्थिति नजर आई थी। हालांकि अभी कुछ कह पाना मुश्किल है क्योंकि बहुत ज्यादा वोटों में अंतर सोनी जी देखने को नहीं मिल रहा है। बहुत कम अंतर जो है अभी देखने को मिल रहा है। कहीं कहीं पर 250-250 वोटों का अंतर है, कहीं कहीं पर 1500 वोटों का ही सिर्फ अंतर है। तो अभी कुछ कहना ठीक नहीं होगा। अब आगे की स्थिति जो है वो दिल्ली की स्पष्ट हो पाएगी। बिल्कुल, ये बात ठीक है क्योंकि ओवरऑल जो रुझान सामने आ रहे हैं, चाहे हम उत्तर प्रदेश का जिक्र करें या मध्य प्रदेश का जिक्र करें या झारखंड का जिक्र करें या फिर पश्चिम बंगाल का जिक्र करें, यहाँ पर बिहार से लेकर और उत्तराखंड की जो स्थितियाँ हैं, तो मजबूती जैसे कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी जो है उसको काफ़ी पिछड़ी नज़र आ रही है, तो यहाँ पर जो है विपक्ष की स्थिति काफ़ी मजबूत नज़र आ रही है। और इससे ये तय होता है कि अब भारतीय जनता पार्टी को जी तोड़ मेहनत धरातल पर करनी पड़ेगी क्योंकि आगे 2027 है और इसका समीकरण कहीं ना कहीं अब बनता हुआ नजर आ रहा है कि अब किस तरीके की रणनीति बनानी होगी, कौन से फैक्टर पर काम करना तो उन्होंने एक स्टेटमेंट ये भी दिया था कि आप मोदी जी को वोट नहीं दे रहे हैं क्योंकि मोदी जी आने वाले अभी कुछ समय के बाद वो प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, क्योंकि उन्होंने ही जो रूल बनाया है उसके अकॉर्डिंग वो आगे प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। आप ये सोचकर मतदान करिए कि आप अमित शाह जी को वोट दे रहे हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं नजर आए क्योंकि जैसा कि दिल्ली की राजनीति के लिए मैंने आपको पहले भी बताया कि वो प्रधान सभा में देखना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल जी को, लेकिन केंद्र में वो मोदी के चेहरे पर वोट देते हैं। लेकिन ये जो स्टेटमेंट अरविंद केजरीवाल ने जेल से निकलते ही दिया था वो कहीं ना कहीं जनता के मन में फिट नजर आ रहा है और वो उसका जो असर है वो आंकड़ों में भी देखने को मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। इंदौर से आपको खबर बता दें, वापस लौटते हैं, न्यूज रूम का रुख करेंगे। इंदौर से अहम खबर, भारतीय जनता पार्टी की जो प्रचंड जीत यहां पर हुई है, इंदौर से अहम खबर। तो बीजेपी के शंकर लालवानी हैं जो कि अच्छी खासी बढ़त बनाए हुए हैं और प्रचंड जीत हासिल हुई है भारतीय जनता पार्टी को। इंदौर में एक बेहतर स्थिति यानी कि 10 लाख वोटों से जीत हासिल की है। तो 10,79,000
जो वोट हैं वो फिलहाल बीजेपी उम्मीदवार के खाते में, जो कि शंकर लालवानी हैं यहाँ से बीजेपी के उम्मीदवार, और अच्छी खासी बढ़त और जीत यहाँ पर हासिल की है भारतीय जनता पार्टी का। एक अच्छा जो परफॉर्मेंस है वो फिलहाल यहाँ पर इंदौर में नजर आ रहा है। इंदौर लोकसभा सीट का अगर जिक्र किया जाए तो इंदौर में बेहतर स्थिति पर है भारतीय जनता पार्टी। तो 10,79,831 जो वोट हैं इससे फिलहाल इन आंकड़ों से जीत हासिल की है और यहाँ पर प्रचंड जीत भारतीय जनता पार्टी की। तो बीजेपी के शंकर लालवानी को अच्छा खासा यहाँ पर जनाधार जनसमर्थन मिला है, यानी कि वो जिस लिहाज पर धरातल पर गए या जनता के बीच गए वो जनाधार यहाँ पर मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो एक बेहतर स्थिति कहा जा सकता है इंदौर लोकसभा सीट का अगर यहाँ पर जिक्र किया जाए। जिस तरीके से जो आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं, अच्छा खासा वोटिंग परसेंटेज है, 10 लाख से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की है शंकर लालवानी। तो राजस्थान में कांग्रेस की स्थिति जो है वो बेहतर नजर आ रही है। 8 सीटों पर लगातार बढ़त बनाए हुए है कांग्रेस। चूरू में कांग्रेस 61,000 वोट से आगे चल रही है। तो टोंक में कांग्रेस 67,000 वोटों से आगे चल रही है। और इसी पर लगातार चर्चा जारी है। प्रोफेसर विजेंद्र प्रताप सिंह चुनावी विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुके हैं और अंकुर जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजेंद्र प्रताप जी, अगर देखा जाए जो रुझान लगातार सामने आ रहे हैं राजस्थान में, किस तरीके से कांग्रेस जो है 8 सीटों पर आगे चल रही है, या जो आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं आप देख पा रहे हैं, अगर उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों का जिक्र किया जाए, क्योंकि सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें और इसलिए ये बेहद अहम भी हैं जो आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं, क्या कहेंगे? विजेंद्र प्रताप सिंह, आपको आवाज मिल पा रही है? चलिए दोबारा से संपर्क करने की कोशिश करेंगे और लगातार चर्चा इन्हीं रुझानों को लेकर, क्योंकि स्थितियां जो हैं फिलहाल फतेहपुर से नरेश उत्तम जो हैं वो 4,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं और लगातार इन आंकड़ों पर नजर रहेगी। पल पल की अपडेट के न्यूज आप तक पहुंचाता रहेगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जल्द। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों